और मानव का संसाधन बनाना कहीं ना कहीं मानव के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी थी, इसलिए इसको शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने जब हिस्ट्री से पीजी किया तो फिलॉसफी क्यों रखा आपने कोई? सर मैं ग्रेजुएशन के बाद घर चला गया था, तो वहाँ पे मेरे जो जिला मुख्यालय वहाँ पे पीजी की पढ़ाई दर्शन शास्त्र में नहीं होती थी, इसलिए सर, और मेरा रुचि दर्शन शास्त्र में ज़्यादा था, क्योंकि बीए में दोनों सब्जेक्ट थी, इसलिए मैंने इतिहास ले लिया पीजी। तो फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, या मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, इसमें से कौन सा जो विचार है वो आपके लिए अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है? सर मुझे लगता है मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। क्यों ऐसा आपको लगा? सर मेरा सर मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो मानव में चेतना होती है तो वो हमेशा सोचते रहता है, और जो सर दोनों विचार अपने प्रासंगिकता में सही है सर, जैसे कि ईश्वरवादी के रूप में लिया जाता है और एक शास्त्र का विचार है, एक डेकार्ट के विचार है, दोनों की अलग अलग मान्यता थी। लेकिन सर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम जब तक हैं हम सोचते हैं अपने कार्य के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, इसलिए सर मैं मानता हूँ कि मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। चलिए ठीक है, आपकी अपनी कोई फिलॉसफी है अपने जीवन की? जी सर बताइए। सर सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन को जीना सर। ये तो लक्ष्य है ना, फिलॉसफी क्या है? ये तो सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, तो जीवन जीने का उद्देश्य है आपका। आपके जीवन में क्या विचार है, चिंतन क्या है आपका? फिलॉसफी पढ़ा है तो फिलॉसफी को थोड़ा बहुत लगे होंगे ना? जी सर। तो क्या आपका चिंतन है? सर मेरा चिंतन का वो है कि मैंने समाज से जो भी सीखा है बचपन से, अगर मौका मिले तो समाज को फिर लौटा दिया जाए। अच्छा, मतलब आप कहाँ से, चंपारण से बिलोंग करते हैं? जी सर। तो गांधी का प्रभाव है क्या आपके ऊपर? जी सर। क्या गांधी से आपने क्या सीखा? सर महात्मा गांधी का पूरे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है सर। कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। जैसे सर हम लोग क्या अहिंसा का बात करते हैं, या सर हम समाज की सभी वर्ग के लेकर चलने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी जी का ही प्रभाव है सर। जैसे सर्वोदय की बात, आपने अहिंसा की बात की। जी। अभी आप देखें तो अगर हम अब अफगानिस्तान चले जाए इस समय, तो आपको पता होगा अफगानिस्तान से अमेरिका क्या हो गया, वापस चला गया। जी सर। ले जाने की तैयारी में। ऐसी स्थिति में वहाँ जिस तरह का तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या उसको गांधी के विचारों से रोका जा सकता है? सर जो अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव है, कहीं ना कहीं सर गांधी जी हर जगह प्रासंगिक हैं। हो सकता है तात्कालिक रूप से अगर उनकी प्रासंगिकता में कुछ कमजोर पद देखा जाए, लेकिन सब दीर्घकालिक रूप से अफगान में शांति गांधीवाद से ही स्थापित की जा सकती है सर, चाहे वहाँ पे शिक्षा के माध्यम से, समाज में गांधीवाद का प्रचार करके। ओके, फिलॉसफी में धर्म दर्शन पढ़ा होगा आपने? जी सर। तो धर्म क्या है जरा सा बताइए। सर धर्म अगर भारत का अगर परिभाषा देखें तो भारतीय दार्शनिक या धर्मशास्त्रियों का तो ये जीवन पद्धति है। अगर पश्चात देखा जाए तो एक संप्रदाय। हम धर्म की बात कर रहे हैं, भारतीय धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म का मतलब भारतीय धर्म कहीं ना कहीं जीवन पद्धति से ज्यादा जुड़ा हुआ है। धर्म की व्याख्या क्या है भारत में? सर धारते इति धर्म, हम जो भी अपने समाज, धारते इति धर्म, धर्म। जी सर। तो क्या इसका अर्थ है? सर हम जो भी समाज के उद्देश्यों को धारण करते हैं, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक पल हो गया, वही धर्म है। धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है? सर रिलीजन संप्रदाय के रूप में लिया जाता है,
और सर धर्म एक बृहद रूप के रूप में लिया जाता है और उसमें सिर्फ एक पद्धति मतलब पूजा करने की एक पद्धति या उपासना करने की एक पद्धति है, जबकि धर्म पूरा जीवन प्रणाली के रूप में लिया जाता है। तो जो पश्चिम में जो पंथ निरपेक्षता है और जो भारत में पंथ निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता है, उसमें क्या अंतर है? सर पश्चिम की जो धर्म निरपेक्षता है उसमें कहा गया कि ये राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जबकि भारत में जो पथ निरपेक्षता है उसमें कहा गया राज्य धर्म से तटस्थ रहेगा। प्रमुख अंतर सर यही और सर उसमें राज्य को कहीं ना कहीं नास्तिकता की तरफ ले गया कि, लेकिन भारत में कहा गया कि धर्म की जीवन पद्धति है तो ये मानव से अलग नहीं हो सकता है, इसलिए सर यहाँ पे पथ निरपेक्ष कहा जाता है। डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज, इनकी जरा सा बेसिक फिलॉसफी बताइए। तीनों बुद्धिवादी हैं और डेकार्ट का मानना था कि ये ईश्वर और सबसे मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मास्क सही करूँ या निकाल निकाल थैंक यू सर। सर डेकार्ट बुद्धिवादी दार्शनिक थे और उनका मानना था कि ईश्वर के साथ साथ दो और सत्ता है, एक जड़ और एक चेतन। और माने कि ईश्वर विशेष सत्ता है, उसके अंतर्गत दो सत्ता जड़ चेतन है, जबकि स्पिनोजा ने माना कि द्रव एक ही है और वो दो रूप में व्याख्या होती है, चेतन के रूप में और जड़ के रूप में। इस रूप में वो पूरे मतलब ब्रह्मांड को ही सर्वेश्वर के रूप में विभाजन करते हैं, जबकि लाइबनिट्ज मानना है कि जड़ की स्थिति मतलब जड़ की कोई है ही नहीं, सब कुछ चेतन है। हाँ, किसी में कम चेतना है, किसी में ज़्यादा चेतना है और ईश्वर सर्वोच्च चेतन है। चिदोरवाद क्या है? तो चिदोरवाद का अर्थ होता है मतलब अगर समान रूप से कहा जाए कि सब कुछ चेतन है, चीज प्लस अणु मतलब सब कुछ चेतनमय है। चिदोरवाद में और बौद्ध धर्म की फिलॉसफी में क्या अंतर है या क्या समानता है, कुछ उसमें प्रोजेक्ट कर पाएंगे? कुछ मिनट जी सर। सर जो बौद्ध का विज्ञानवाद है वो भी सब कुछ चेतन मतलब चैतन्य मानते हैं और चिदोरवाद में भी सब कुछ चैतन्य मानते हैं। तो बोधिसत्व तो क्या है? बौद्धिज्म की बेसिक फिलॉसफी क्या है, जरा सा बताइए। सर बुद्ध की बेसिक फिलॉसफी ये है कि मानव को में जो भी मानव के अंदर जो भी दुख और वो तो उसके सिद्धांत है ना जी, ठीक है, दुख है, दुख का कारण है, वो अलग चीज है। अगर हम कहें कि दो लाइन में बुद्धिज्म को डिफाइन करिए या तो कैसे डिफाइन करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, शंकराचार्य का दर्शन क्या है, अहम ब्रह्मास्मि का? सर वो कहते हैं कि ब्रह्म एक ही है, सारी सत्ताएं उनका परिभाषित रूप में व्याख्या करते हैं। कैसे करते हैं? सर उन्होंने कहा है कि मतलब ब्रह्म तो एक है, लेकिन जब जगत में जो भी विविधता है वो हमारी अज्ञान के कारण ही दिखता है। जब हमें ज्ञान होता है तो सब कुछ ब्रह्म में दिखता है। किस रूप में कहा उन्होंने? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म नाम पर। और अगर हम दर्शन के बारे में बात करें तो बौद्धिज्म का जो समय है उसी के 50-60 साल के अंतर पे जैन धर्म भी आया, ठीक है। और तो दोनों समकालीन माने जा सकते हैं। दोनों जो
दर्शन है बौद्धिज्म और जैनिज्म, दोनों की बेसिक फिलॉसफी अहिंसा है। दोनों ने अहिंसा पर क्यों बल दिया, जरा से ये बताइए। सर उसके पीछे ऐतिहासिक कारण माना जाता है कि उस समय सर उत्तर वैदिक काल में ये देखा गया था कि बलि प्रथा में बढ़ावा हो गया था, उससे कृषि और समाज पे बुरा प्रभाव देखा जा रहा था। कई लोग का जब दर्शन की शुरुआत हुई, कई इन लोगों ने अहिंसा पे जोर दिया, जिससे बलि प्रथा जैसी कुप्रथाओं को दूर किया जा सके। सर इस रूप में प्रभाव है। और कोई कारण? दूसरा कारण था कि सर उस समय दूसरा कारण था, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, अनुमान लगा सकते। हाँ राइट। सर उस समय हमारे यहाँ राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा था, तो राज्य और उस समय उसके रूप में हिंसा देखा जा रहा था। तो हमें लग रहा है कि एक कारण ये भी हो कौन सकता सा राज्य था उसमें जो हिंसा है। सर मगध का उत्थान हो रहा था सर। मगध का उत्थान? जी इसमें मगध का उत्थान हो रहा था? 6th सेंचुरी बीसी में मगध का उत्थान कहीं तो नहीं आया है। सॉरी सर। अच्छा एक सवाल, लास्ट सवाल फिलॉसफी से। बौद्ध धर्म अहिंसा की बात करता है, ठीक है, और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं भारत में भी, वो तथाकथित वो कमजोर वर्गों के लोग हैं, है ना, और वो मांस खाते हैं। इवन कि जिन देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, दूसरे देशों में विश्व के भी, वहां के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो भी मांस खाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि जो बौद्ध धर्म के बेसिक सिद्धांत तो अहिंसा की बात करते हैं, और उनके अनुयायी चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, या जो देश बौद्ध धर्म को मानते हैं उन देशों में मांस खाया जाता है या उनके अनुयायी मांस खाते हैं? ये मुझे नहीं समझ में आया। सर इसके पीछे तो बेसिक लॉजिक मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि सर एक विरोधाभास दिखता है। नहीं सर मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि जैसे विश्व में मतलब भारत में सर कहीं ना कहीं धर्म कोई भी वहाँ पे शाकाहारी पत्ती का जोड़ दिया जाता है अंतिम रूप से, और सभी लोगों का लगभग मानना कि व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए। लेकिन सर बाहर में वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थिति है उसके कारण एक कारण हो सकता है, चाइना हो गया या जापान हो गया। अच्छा डायरी लिखना आपकी हॉबी है? जी सर। तो डायरी में क्या लिखते हैं आप? सर ज़्यादा तो अपने दिनचर्या को भी लिख देता हूँ, या दिनचर्या को या कोई ऐसी घटना देखता हूँ जिससे मैं प्रभावित हूँ उसे लिखता हूँ। कितनी डायरी आपने लिखी? जी कितनी डायरियाँ लिखी? 1 2 3 4? सर अभी तो मैंने 2 लिख चुका हूँ। पहले मैं औपचारिक लिखता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से औपचारिक लिख रहा हूँ। तो डायरी में क्या लिखा आपने? कुछ महत्वपूर्ण घटना कोई लिखी हो जो आपने? जी सर, मैं एक घटना को सर अगर इजाज़त तो वर्णन करना चाहता हूँ। जैसे सर मैं एक बार अपनी माँ के साथ गया था, तो वहाँ पर देखा कि जो जाड़े के दिन था, जो जनवरी का महीना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा था। और सर मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरे आगे एग्जाम था और माँ पिछले 1 महीना से उनका वेट भी था। तो मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ पर एक महिला, हम लोग खाना खा रहे थे होटल में, तो एक महिला आई और उन्होंने खाने के लिए पैसा मांगा, तो माँ बोली कि दे, मैंने दे दिया सर। और उसके बाद वो होटल वाले ने उनको खाना दिया, तो उनके पास सिर्फ एक चादर था पतला सा। तो बात करते करते बोली कि मैं यहीं पे सो जाती हूँ होटल के सामने ही। तो मुझे एक चीज़ मुझे समझ में आया कि हमारा जो स्ट्रगल है कहीं ना उन लोगों के स्ट्रगल से कम है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं सर। ठीक है। और हिस्ट्री से एक सवाल, हिस्ट्री में कुछ पढ़ाया आपने? जी पीजी किया होगा तो? जी सर। कौन सा सेगमेंट अच्छा लगता है? सर मॉडर्न। मॉडर्न। अगर आधुनिक भारत को हमें एक लाइन में डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे? आधुनिक भारत हम किसे मानते हैं, कैसे कहें कि ये आधुनिक भारत है? आधुनिक भारत को परिभाषित करेंगे। सर जब भारत में तर्क और विज्ञान का बढ़ावा मिला उससे आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। ये तो शुरुआत हुई, लेकिन आधुनिक भारत का मतलब क्या है? सर समाज तर्क शक्ति का विकास हो, वो आधुनिक भारत है।
इस तो उसका कारण बना ना। जी सर। ये आधुनिक वो तो नहीं, देखो आधुनिकता की परिभाषा हो गई। जी वो आधुनिकता यूरोप में भी आई पुनर्जागरण के बाद, जी सर। वो आधुनिकता हमारे यहाँ भी आई, विश्व के हर कोने में आई। ठीक है ना? भारत आधुनिक कैसे बना, या भारत में कैसे कहें भारत आधुनिक हो गया? भारत में कौन कौन सी गतिविधियां उसको डिफाइन करने के लिए मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो तर्क हुआ उससे समाज और धर्म की सुधार हुआ, जिससे जो समाज और धर्म में जो कुप्रथाएं थी वो दूर हुआ। और तर्क के कारण कहीं विज्ञानवाद विज्ञानवाद की बढ़ावा हुआ। और सब दर्शन या समाज और धर्म के क्षेत्र में भी सब जो आम जन थे उनके साथ दर्शन को जोड़कर देखा गया, जिसे आधुनिक वेदांत के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरे मानव समाज की हित की बात की। तो इस रूप में हमारे यहाँ आप मगध साम्राज्य की बात कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? उसका बेसिक उद्देश्य क्या है? सर उसका बेसिक उद्देश्य था कि कलिंग था वो उस समय व्यापार और वाणिज्य रूप से समृद्ध प्रदेश था, तो इसके कारण छोटा सा था, कितना समृद्ध था? और कोई कारण? सर दूसरा तो एक मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इतिहासकारों का मतभेद है कि महाराजा चंद्रगुप्त के समय कलिंग मगध साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन बाद में विद्रोह हो गया था। तो कहीं ना कहीं राजा को चुनौती पेश किया, वो चुनौती को के विद्रोह से रूप में वहाँ पर बहुत सारे हत्याएँ की। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। चलिए, आपने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। इस दर्शन शास्त्र का प्रशासन में अगर आपकी नियुक्ति होती है, खास करके मान लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट आपको दिया है, तो वहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे उसको? क्या उसकी उपयोगिता है आपके ज्ञान में? सर थोड़ा समझ आता हूँ, मैं पुलिस सेवा नहीं भरा हूँ क्योंकि मैं शारीरिक मापदंड को नहीं पूरा चलिए, कर आपने प्रशासनिक सेवा वाली ऑप्ट किया, तो प्रशासनिक सेवा में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे आप उसको फिलोसफी का कहाँ तक कैसे यूज़ करेंगे उसको? सर दर्शन का मतलब आज हर विषय की जननी है, मूलभूत प्रश्न का ताकि बौद्धिक चिंतन करता है। तो सर प्रशासन के साथ भी बहुत सारे मूलभूत प्रश्न जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं ये उसके चिंतन करेगा जिससे सर कहीं विकास का कार्य हो रहा है। तो क्या कारण है कि विकास के कार्य के बावजूद वो क्षेत्र पिछड़ा रहा है। दूसरा कारण है कि दर्शन के साथ नैतिकता भी। बिहार में सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? कोसी बेल्ट। उसको कैसे विकसित करने के लिए कैसे फिलोसफी का यूज़ करेंगे? सर वहाँ पे तो सर सबसे पहले तो वहाँ की जो भी चिंतन मतलब देखना पड़ेगा, हम इससे पहले क्या किए, मतलब क्या विकास हुआ है और किस कारण से विकास की पूर्णता नहीं मिली। तो उस रूप में सर दर्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सर वहाँ की समस्याएं हैं, चाहे प्राकृतिक समस्याएं हो, मानवीय समस्याएं हैं या शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं चिंतन या द्वारा ही इसका समाधान किया जाता है। चलिए, बिहार के प्रमुख दार्शनिकों का नाम बताइए, प्राचीन काल से लेकर के जो अब तक लोग हुए। सबसे पहले तो सर जो मिथिला साम्राज्य थे वहाँ के राजा जनक थे, वो दार्शनिक थे। दूसरे याज्ञवल्क्य एक दार्शनिक थे, एक दार्शनिक संवाद की बात आती है इतिहास में। उसके बाद महर्षि गौतम, उसके बाद महर्षि गंगेश उपाध्याय और सर चाणक्य को भी दार्शनिक ही माना जाता है। और सर उसके बाद सर गंगेश उपाध्याय के बाद सर महर्षि कुमारी भट्ट और उनके शिष्य थे महर्षि सुरेश्वराचार्य, जिनका एक पहले नाम था महर्षि मंडल मिश्र। तो ये सब बिहार से ही संबंधित थे सर। अपने इतिहास के लिए पीजी आपने किया है। विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता क्यों माना जाता है? इसको बिल्कुल शॉर्ट में इसकी बस 2-3 सेंटेंस में बताइए। सर उन्होंने राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ा। कैसे? सर उन्होंने कहा कि ये
राष्ट्रवाद का अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ लोग का विकास हो, बल्कि विकास का मतलब निम्न जन जो भी समाज से लिए हैं उनको वापस कर दिया गया। तो अभी तो विकास की कहाँ बात है, नेशनलिज्म में विकास तो उस समय ब्रिटिश सरकार को करना था, और विवेकानंद के हाथ में तो कोई चीज़ थी नहीं। दूसरा ये था कि सर उन्होंने भारत एक कॉन्फिडेंस जगाया कि ये हमारे यहाँ जो लोगों के अंदर मतलब नैतिक रूप से कहीं ना कहीं उनमें सर नैतिक रूप से सर सब मुझे टर्म नहीं आ रहा है कि मतलब उनके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। तो उन्होंने जो अपना शिकागो में जो भाषण दिए थे उससे भारतीय जो लोग थे उनके अंदर एक विश्वास जगा कि पूरे विश्व में हमारी परंपरा कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि उस समय की पूरी पत्रिका ने इसको श्रेष्ठता के स्तर पर साबित कर दिया था। तो इससे लोगों के अंदर एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से एक विश्वास जगा और वो उन्होंने इसको राष्ट्रवाद से जोड़ कर विज्ञान के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण? उन्होंने विज्ञानवाद का समर्थन किए थे। उन्होंने मानते थे कि ये विज्ञान मानव जीवन के लिए जरूरी है। बिहार के अभी बिहार के अगर विकास के रोडमैप की बात की जाए तो आपकी प्राथमिकता वाली क्षेत्र को अगर 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र बताइए। सबसे पहले तो वहाँ पे जो मानव कौशल है उस पर ध्यान दूँ। दूसरा सर वहाँ की दूसरी जो विशेषता है कृषि को कुटिल और लघु उद्योग से जोड़ने की बात करूँ। तीसरा है कि जो सेवा सेक्टर में जैसे ये बड़े जैसे सॉफ्टवेयर और बड़े कॉलेज हो गए और मेडिकल कॉलेज हो गया उसमें निवेश की बात करूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत संभावना है इसकी। बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, तो बाढ़ के क्षेत्र में विगत 2-3 वर्षों में हाल के वर्षों में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया? सर पिछले कुछ सालों में बाढ़ के लिए सरकार ने सबसे पहले जो पुराने तटबंध से उसको नवीकरण किया जा रहा है। और दूसरा है कि नदी जोड़ी जा रही है, जैसे मेथी नदी है जो महानंदा की सहायक नदी है उसको कोसी से जोड़ा जा रहा है। और वहीं गंगा की जो पानी है उसको गया तक लाने की बात चल रही है, जिससे जो भी मतलब जो गंगा में बाढ़ आती है उससे निकालना। तीसरा ये है कि सर किन किन नदियों में बाढ़ आती है बिहार? सर एक कोसी है, बूढ़ी गंडक है, कमला बगान है और गंडक है। ये नदियाँ बूढ़ी गंडक कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ एंड होता है? सर वो चंपारण सिकराना के नाम से उसका उद्गम होता है और सर खगड़िया में आके गंगा में मिल जाती है। और गंडक गंडक की उत्पत्ति नेपाल में होती है नारायणी के रूप में। और सर सोनपुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। सोन नदी सोन नदी का उद्भव अमरकंटक की पहाड़ी से होती है और सब पटना में आकर उसका गंगा में मिल जाती है। हम आते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कानून का, बिहार सरकार का इस पर और वहाँ के राजनीतिक दलों का इस पर विरोध है। वो ये नहीं चाहते, वो उन्होंने कानून का विरोध किया कि कानूनी कोई हो सकता है, इसे क्या कारण? सर मेरा मानना है कि हर चीज़ मतलब समस्या समाधान माननीय मुख्यमंत्री का कानून से नहीं बल्कि जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे महिला शिक्षा को आगे बढ़ावा दी जाए तो समाज शैक्षिक रूप से ही जनसंख्या नियंत्रण कर ले। महिला शिक्षा में कोई खास बिहार की उपलब्धि होती है? पिछले कुछ सालों में महिला शिक्षा में बिहार की मतलब बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ है। जैसे पिछले 2015 से 19 के बीच में 4% का वृद्धि देखी गई है। महिला शिक्षा में आप कैसे मानते हैं उसमें? महिला शिक्षा का मतलब कि ओवरऑल सारी महिलाओं का शिक्षा? सर उसके लिए सरकार में प्रयास कर रही है। उसके लिए सरकार ने सबसे पहले तो प्राथमिक स्तर से वहाँ बहुत सारे योजनाओं को जल जीवन हरियाली मिशन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बिहार में। जी सर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे एग्जैक्ट तो नहीं पता, अनुमान कर सकते। इसके 2 फीचर बताइए। इसका फीचर है कि सर जो भी हमारे यहाँ तालाब या और झीलें हैं उसका उद्धार किया जाए और वृक्ष और सब हरियाली है जो उसका 70% कर दिया जाए वृक्षारोपण। अभी सब जनसंख्या की बात कर रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण को, तो मेरा कानून में जागरूकता चाहिए।
विश्व में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जागरूकता और नीति कहाँ आई थी, पता है आपको? विश्व में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता उत्पन्न करने और नीति जनसंख्या को लेकर के कहाँ पर आई थी? सर भारत में है। भारत में कब आई थी? किसके शासनकाल में? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। इंदिरा गांधी। सॉरी। तो इंदिरा गांधी समय में आप सोच सकते हैं, तब से लेकर हम जागरूकता कर रहे हैं और आज तक जागरूकता आई नहीं। कितना दिन और जागरूकता करनी चाहिए? सर मेरा मानना है कि सर उस समय मतलब महिला शिक्षा पे शायद अपेक्षाकृत कम जोर दिया गया था। अगर उस समय महिला शिक्षा पे जोर दिया गया रहता तो हो सकता है कि अभी तक समाधान हो गया रहता सर। और अलग अलग राज्यों में मतलब जिन राज्यों में महिला शिक्षा ज़्यादा है, जैसे केरल हो गया, गोवा हो गया और सब नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन सब मतलब जनसंख्या वृद्धि उनमें कम देखी गई है जो हिंदी भाषी राज्य के अपेक्षा। आपने मानव कौशल की बात की, बिहार में मानव कौशल को बढ़ावा देना। ये मान लीजिए मेरा स्किल है, मैं डायमंड कटिंग का काम करता हूँ, तो मेरी स्किल तो है, लेकिन बिहार में मुझे आप कहाँ जॉब दे सकते हैं बताइए? मेरी स्किल तो है, लेकिन मेरी जॉब तो गुजरात में मिलेगी। तो बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर काम करते हैं, क्योंकि उनके लायक जो काम है वो बिहार में नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि डायमंड कटिंग का काम बिहार में नहीं होता है, गुजरात में होता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप लोगों को मानव कौशल के रूप में विकसित कर पाएंगे? सर कहीं ना कहीं हम भारत में हैं तो सर एक काम करने के लिए मतलब ताकि पलायन तो होती ही है सर, और ये होनी भी चाहिए। इससे क्या होगा, भारत में जो भी एकता का जो दृष्टिकोण है उसमें बढ़ावा मिलता है। लेकिन सर जो एक होता है कि पुल फैक्टर होता है, पुश फैक्टर होता है। तो पुल फैक्टर तो होगा, लेकिन पुश फैक्टर जो समस्याएं उत्पन्न करती है तो उसको रोका जा सकता है सर। स्थानीय जो भी उद्योग है उनमें कौशल विकास करके। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। मैं आपको नहीं मानता आप धैर्यवान और विनम्र हैं, अपने आप को साबित करिए। मैं नहीं मानता। मैं धैर्यवान हो सकता कि मैं बहुत बार असफल होकर मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हम अच्छा को साबित करने के लिए मेरे पास चाहिए कि कोई उदाहरण भी नहीं ध्यान आ रहा सर। जब इतना नहीं है कि आपकी विशेषता है तो हम कैसे मान लें कि आप सही बोल? सॉरी सर, किसी से मिल रहा था ना, मैं खुद का सॉरी सर, मैं इस पर थोड़ा सा ओके, your interview is over. You may go now.